आदाब नाज़रीन, खैर मकदम में आपका जी सलामी और आपके साथ में हूं सऊद मोहम्मद खालिद। वक्त हो गया वर्ल्ड न्यूज का, जिसमें हम आपको कराते हैं आलमी खबरों से बाखबर। और चलिए आलमी खबरों में तफसील से आगे बढ़ते। सबसे पहले खबर और बात अफगानिस्तान की। दरअसल अफगानिस्तान में ऐन ईद उल फित्र के रोज मशरकी सूबे नंगहार में हुए खुदकश हमले के बाद इतवार को दूसरे रोज भी जलालाबाद में एक और धमाका हुआ। ईद खुदकश मामले में कम से कम 18 अफराद हलाक हो चुके हैं और अब तक जो खबर है 18 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जनों अफराद जख्मी हैं। उधर नंगहार हमले में मरने वालों की तादाद बढ़कर 36 पहुंच गई है, जबकि कई की हालत तशवीशनाक बनी हुई है। हलाक होने वालों में ज्यादातर सिक्योरिटी फोर्स के जवान और तालिबान थे। ये हमले उस वक्त हुए जब ईद से कबल अफगान हुकूमत और तालिबान के माबैन 3 रोजा जंगबंदी का मुआहदा हुआ था और लोग ईद की खुशियां मना रहे थे। इस मुआहदे में दाइश शामिल नहीं था। वाज़ेह हो कि माजी में भी दाइश और तालिबान के दरमियान खूनी तसादुम होता रहा है। यही वजह है कि इन हमलों में दाइश के शिद्दत पसंदों का हाथ होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। हमले के बावजूद हुकूमत ने जंगबंदी मुआहदा कायम रखने का फैसला करते हुए इसमें मजीद 9 दिनों की तोसी का ऐलान किया। ताहम अफगान तालिबान ने मुआहदे को जारी रखने से इनकार कर दिया। और इधर इन सब के बीच यमन के बंदरगाही शहर अल होदीदा में सऊदी अरब की क़यादत वाली सरकारी फौज और हूसी बागियों के दरमियान शदीद मार्का आराइयां जारी हैं। खबरों के मुताबिक इत्तेहादी फौज ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बैरूनी दीवार पर हमला कर दिया। बागियों को बाहर निकालने की एक तरह से कोशिश की गई। इसके अलावा इत्तेहादी फौज ने सादा के बाकिम और अल-वाहवा में पेशकदमी का भी दावा किया। मकामी लोगों के मुताबिक इत्तेहादी फौज अपाची हेलीकॉप्टर के जरिए बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट के बिल्डिंग और स्कूलों पर हमले कर रही है। वाज़ेह हो कि एयरपोर्ट और आसपास के इलाके इस वक्त हूसी जंगजुओं के कब्जे में हैं, लेकिन यमनी फौज ने जल्द ही पूरे इलाके पर कब्जा होने का दावा किया है। हमले के सबब मंजार और आसपास के इलाके के लोग घर बार छोड़कर महफूज पनाहगाह की तलाश में निकल पड़े हैं। सैकड़ों अफराद दीवारों और पेड़ों के पीछे छिप करके बाहर निकलने में कामयाब हुए और कई किलोमीटर की मुसाफिहत तय करने के बाद महफूज मकाम पर पहुंच सके हैं। मकामी लोगों के मुताबिक बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग अभी भी मंजार में फंसे हुए हैं। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता 14 जून से बंदरगाही इलाके अल होदीदा पर कब्जे को लेकर के ये वहां पर हालात बने हुए हैं। इत्तेहादी फौज और हूसी बागियों के दरमियान खूंरेज मार्का छिड़ा हुआ है। जंग के सबब पूरा इलाका जबरदस्त बहरान का शिकार है। यूएन ह्यूमन राइट के मुताबिक खाने पीने और दवाएं जैसी जरूरियात भी एक तरीके से नहीं दस्तयाब है। जरूरियाती जिंदगी की दूसरी अशिया के इलाके में जबरदस्त किल्लत है। मदफाती इलाके में रहने वाले लोग हवाई हमले के बाद दहशत ज़दा हैं। टीन शेड और खेमों में रहने वाले लोग ज्यादातर मजदूर पेशा हैं। बंदरगाहों से इनकी रोजी रोटी जुड़ी हुई थी, लेकिन जंग के सबब यह सिलसिला खत्म हो गया। लोगों को इस बात का खौफ सताने लगा है कि कहीं आमदनी का यह जरिया भी हमेशा के लिए खत्म ना हो जाए। लोगों के पास खाना बनाने के लिए गैस भी नहीं। भूख के साथ साथ इलाके में कालरा फैलने का भी खतरा बढ़ गया। अब तक इस जंग में 10,000 से ज्यादा लोग हलाक हो चुके हैं। उधर यमनी फौज ने शहरियों को बाहर निकालने के लिए महफूज रास्ता खोलने का दावा जरूर किया है। उधर पोप फ्रांसिस ने सऊदी अरब की क़यादत वाली इत्तेहादी फौज और हूसी बागियों से फौरी तौर पर जंगबंदी की अपील की है। बंदरगाही शहर अल होदीदा पर कब्जे को लेकर के गुज़िश्ता 5 दिनों से यमनी फौज और हूसियों के दरमियान शदीद जंग छिड़ी हुई है। गुज़िश्ता इतवार को अपने हफ्तावारी पैगाम में पोप फ्रांसिस ने सेंट पीटर स्क्वायर में मौजूद हजारों अफराद से यमनी शहरियों के हक में दुआ करने की अपील की और इस मौके पर उन्होंने आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि हालात को मजीद बिगड़ने से बचाने के लिए फरीकैन के माबैन बातचीत की राह हमवार की जाए। आलमी शोहरत याफ्ता हॉलीवुड अदाकारा और यूएन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी यानी कि यूएनएचसीआर की खुसूसी एलची एंजेलिना जोली ने इराक के कुर्दिस्तान इलाके में वाक़े दोमिज कैंप का दौरा किया और वहां पर चल रहे राहत रसानी का जायजा भी लिया।
इस दौरान उन्होंने कैंप में मुकीम लोगों से मुलाकात भी की। इस कैंप में तकरीबन 33,000 से ज्यादा शामी रेफ्यूजी पनाह गुज़ीन मुकीम हैं। गुज़िश्ता 7 सालों से खाना जंगी से मुतासिर ऐसे हजारों लोग मुख्तलिफ कैंपों में पनाह लिए हुए हैं। 2011 में कायम किए गए दोमिज कैंप में शुरुआती दिनों में महज चंद खेमे थे, लेकिन आज इस कैंप में एक शहर की सूरत कहीं एक तरह से अख्तियार कर ली है। खेमों की जगह पक्के मकान, दुकानें और फास्ट फूड के स्टॉल तक कायम किए जा चुके हैं। मुतासिरीन से मुलाकात के बाद एंजेलिना ने साफियों से बात करते हुए बाज़ाबातकारी के लिए आलमी इदारों से मजीद इमदाद की खास तौर पर अपील की है। This is the worst devastation I've seen in all my years with UNHCR. These people have lost everything, and the trauma and the loss that they've suffered is unparalleled. They're here on their own with very little support, next to nothing, and they're rebuilding themselves with their bare hands. They're moving the rubble with their bare hands, and their bodies in this rubble that stay here. And you can smell the bodies. And some of them have family members that are here, and they're unable to move them. And there's unexploded ordnance. And yet they are so happy because the last Eid they were under occupation and suffering, and this Eid they have nothing but they're free. बढ़ते आगे, इस्राएली हुकूमत पार्लियामेंट में एक ऐसा बिल पेश करने जा रही है जिसके तहत वेस्ट बैंक में तैनात इस्राएली फौजियों और फिलिस्तीनियों की फिल्म बनाना और उसे जारी करने पर भी 5 साल की सजा हो सकती है। बिल मंजूर होने के बाद मकबूजा इलाकों में ड्यूटी पर तैनात फौजियों की फिल्म बनाना जुर्म मान लिया जाएगा। बाज़ों के इंसानी हुकूक से वाबस्ता कारकुन मगरबी किनारे पर तैनात इस्राएली जवानों की फिल्म बनाते रहे हैं। 2016 में ऐसे ही एक फिल्म में एक इस्राएली फौजी को एक फिलिस्तीनी कैदी को गोली मारते हुए दिखाया गया था। फिल्म के मंजर आम पर आने के बाद आलमी सतह पर इसराइल की बहुत ज्यादा तनकीद हुई थी, जिसके बाद इस्राएली जवान के खिलाफ कार्रवाई भी की गई और मीडिया, जमहूर पसंद और हुकूक इंसानी से वाबस्ता ज्यादातर लोग इस्राएली फौजियों की जुल्म व ज्यादती को जाहिर करने के लिए इस तरह की फिल्म के हक में है। लेकिन इस्राएल का मानना है कि इससे फौजियों की हौसला शिकनी होती है। नए बिल में ऐसा करने वालों के खिलाफ 5 साल कैद की सजा तजवीज की गई है। इसके अलावा इस बिल में यह भी कहा गया है कि अगर इससे मुल्क की दाखिली सलामती को खतरा लाक होगा और इसका अंदेशा होता है तो कैद की मुद्दत 10 साल हो सकती है। वजारती कमेटी की मंजूरी मिलने के बाद इस हफ्ते इस बिल को पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा। I think this legislation is harmful for 3 reasons. First of all, it's anti-democratic. In a democracy, we allow people to take photos, to take videos, and to disseminate them on social media. Otherwise, we are not having enough information in order to conduct a proper democratic process. Second, it's ineffective because in a time where you have surveillance cameras everywhere, where every policeman or soldier is carrying his own camera, to forbid taking photos only from citizens is unequal and harmful. Third, Israel is claiming to act according to international law. This is the only proof we can actually have that we are doing or are conducting our deeds according to international law. Without people being able to take photos on real time, we will not be able to prove that. फ्रांस की पुलिस ने गाजा जा रही 2 कश्तियों को पेरिस में ही रोक लिया। फ्रीडम फ्लोटिला मुहिम के तहत यह कश्ती सोइन नदी से फिलिस्तीन की जानिब रवाना होने वाली थी। बाज़ों की इसराइल ने समुद्री रास्तों को ब्लॉक कर रखा है। इंसानी हुकूक के कारकुन इस मुहिम के जरिए आयत करदा पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज जाहिर करना चाहते थे। बहरिया पुलिस की निगरानी में जब दोनों कश्तियां सेआइन से गुजरी तो दर्जनों अफराद हाथों में फिलिस्तीन का झंडा उठाए इसका इस्तकबाल करते नजर आए। लोग फिलिस्तीनियों का कत्लेआम बंद करो का नारा लगा रहे थे। फ्रांस फिलिस्तीन सोलिडेरिटी एसोसिएशन के मुताबिक कश्तियों की तलाशी के बावजूद लंगर अंदाज होने की इजाजत न देना हैरान कुन फैसला था। एसोसिएशन ने जानना चाहा कि क्या फ्रांस की नदियों पर भी इसराइल का कब्जा हो गया है। वाज़ेह हो कि इसराइल ने गाजा के समुद्री रास्तों को ब्लॉक कर रखा है। माजी में भी कई कश्तियों को साहिल पर पहुंचने की इजाजत नहीं दी गई थी।
तुर्की में पार्लिमानी और सदारती इंतखाबात के लिए तशहीरी मुहिम जोर पकड़ती जा रही है। 24 जून को होने वाले इस इंतखाब में मौजूद सदर तैयब एर्दोगान और उनकी जमात AK पार्टी को जीत का सबसे मजबूत उम्मीदवार माना जा रहा है। लेकिन माहिरीन के मुताबिक अगर पहले मरहले की वोटिंग में सदारती ओहदे का फैसला नहीं हुआ तो जुलाई में होने वाले दूसरे मरहले की वोटिंग में एर्दोगान को सख्त मुकाबले का सामना करना पड़ सकता है। इंतखाब के बाद तुर्की का मौजूदा सियासी निज़ाम का ढांचा पूरी तरह से बदल जाएगा। वाज़ेह के गुज़िश्ता साल हुए रेफरेंडम में अवाम ने इंजेक्टिव प्रेसिडेंटी के हक में वोट दिया था। इस्लाम पसंद मानी जाने वाली एक पार्टी ने पहली दफ़ा 2002 में कामयाबी हासिल की थी। उसके बाद से ही मुल्की और गैर मुल्की सतह पर एर्दोगान की मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा है। वजीर आज़म और सदर के ओहदे पर रहते हुए आज वो तुर्की के सबसे कद्दावर लीडर बन चुके हैं। एक तरफ जहां मुल्क को मुआशी व इक्तिसादी बहरान से निकालने के लिए उनकी तारीफ होती है, दूसरी तरफ नाक़िदीन उन पर आमराना और डिक्टेटर होने का भी इल्ज़ाम आयद होता है। मौजूदा इलेक्शन भी इमरजेंसी रूल के तहत हो रहा है। वाज़ेह की 2016 में हुकूमत को बेदखल करने की नाकाम कोशिश के बाद से ही मुल्क में इमरजेंसी नाफिज है। यही वजह है कि इंटरनेशनल वॉच डॉग और EU पार्लियामेंट्री असेंबली मॉनिटरिंग कमेटी इंतखाब के नताइज को लेकर के शक व शुबहात में मुब्तला है। उधर तुर्की के सदारती और पार्लिमानी इलेक्शन में एनिमल राइट्स का मुद्दा भी इन दिनों सुर्खियों में छाया हुआ है। दरअसल चंद दिन कबल एक पालतू कुत्ते की तस्वीर वायरल हुई थी। किसी शख्स ने बड़ी बेदर्दी से इसके चारों पैर काट दिए और जख्मी हालत में इस कुत्ते के बच्चे को शुमाली मगरबी सूबे सकायरा के जंगलाती इलाके सपांसा में पाया गया। इलाज के लिए इसे जानवरों के अस्पताल में दाखिल किया गया। 2 दिन बाद ही इसकी मौत भी वाक़ई हो गई। इसके बाद से ही यह कुत्ते का बच्चा सियासी मुद्दा बन गया। इस हवाले से पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। गुज़िश्ता दिनों इस्तांबुल में एक इंतखाबी रैली के दौरान सदर तैयब एर्दोगान ने भी इस पपी का जिक्र किया। रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अगर वो कामयाब होते तो इंतखाबात के बाद एनिमल राइट से मुताल्लिक कानून में तरमीम करके इसे मजीद सख्त बनाया जाएगा। और छोटा सा ब्रेक, जल्द होते हैं हाजिर। मगरबी जापान के ओसाका शहर में आए जलजले से 3 अफराद हलाक हो गए, जबकि 200 से ज्यादा अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। मजीद झटकों के अंदेशे के पेश नजर हुकूमत ने लोगों को अलर्ट रहने की भी हिदायत जारी की है। ये तस्वीरें देख करके अंदाजा लगाया सकता है कि किस तरीके के हालात वहां पर कितने शदीद झटके थे जो महसूस किए गए। सुबह तकरीबन 8 बजे के करीब आए इस जलजले से ओसाका शहर का पूरा शुमाली हिस्सा हिल उठा। रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 5.9 से लेकर के 6.1 तक बताई जा रही है और माहिरीन के मुताबिक जलजले का मरकज शहर का शुमाली इलाका ही था, जहां पर इसकी शिद्दत से रेक्टर स्केल पर 6 से ज्यादा महसूस की गई। तीनों अफराद की मौत दीवार गिरने के सबब हुई है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो पर देखा जा सकता है कि झटका महसूस होने के बाद लोग सड़कों पर निकल आए। पानी का पाइप फट गया और सड़क पर सैलाब जैसे कैफियत भी एक तरह से पैदा हो गई। जलजले की वजह से शहर की पावर सप्लाई मुतासर हुई। महकमा मौसमियात ने सुनामी के इम्कानात को भी खारिज कर दिया, लेकिन आफ्टर शॉक के पेश नजर लोगों को एहतियात बरतने की सलाह जरूर दी गई है। तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई और तमाम न्यूज एजेंसीज की जानिब से भी ये तस्वीरें सामने आई हैं कि किस तरीके से वहां पर शदीद झटके महसूस किए गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि जो शुमाली हिस्सा है खासतौर पे शहर का, उसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा और ये जैसे ही झटके शुरू हुए कैमरा किस शिद्दत से हिल रहा था, ये हिलती हुई ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। शिद्दत 6.1 तक इन जलजले की रेक्टर स्केल पर दर्ज की गई। लोग हंगामी सूरत हाल के तहत सड़कों पर बाहर निकल आए। 3 अफराद इस जलजले में हलाक हुए बताए जा रहे हैं और तीनों ही अफराद जिनकी मौत हुई है दीवार गिरने की वजह से हलाक हुए। और इधर अमेरिकी सरहद पर मुहाजिर बच्चों को अपने वालिदैन से अलहदा किए जाने पर अमेरिका में सियासी बहस तेज हो गई है और डेमोक्रेट्स पार्टी के अलावा इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली मुख्तलिफ तंजीमों ने ट्रंप इंतजामिया से इस फैसले की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की है। खबरों के मुताबिक गुज़िश्ता 6 हफ्तों के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर 2000 से ज्यादा बच्चों को डिटेन कर लिया गया। डेमोक्रेट पार्टी के मुताबिक 289 मासूम बच्चों को न्यू जर्सी वाक़े
डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। कांग्रेसमैन जेरार्ड नेडलर की क़यादत में न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में नुमाइंदों ने इन सेंटर्स का दौरा कर बच्चों को फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। वाज़ेह हो कि चंद दिन कबल ही मजहबी किताब इंजील का हवाला देते हुए गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में रहने वाले मुहाजिरीन बच्चों को कैद में रखने की पॉलिसी का दिफा किया गया था। बता दें कि अमेरिका में सरहद उबूर कर गैर कानूनी तौर पर दाखिल होना एक छोटा और मामूली जुर्म समझा जाता था, लेकिन ट्रंप इंतजामिया ने अब इसे मुजरिमाना अमल करार दे दिया है। जेरार्ड नेडलर ने यह कहा है कि डेमोक्रेट इस फैसले के हक में नहीं है। These are the misdeeds of an administration speaking in our name that appears to lack a moral compass, that stands in defiance of our nation's history as a beacon of freedom and a refuge for the oppressed, and that shames our country by the actions it has taken. We must not turn our backs on people who are fleeing from danger, from murderous gangs, from political oppression. If the United States has any reason for being, it's to be a refuge and a haven for those who should not fear political oppression or violence on their families. It's Father's Day, damn it. And you have a right to talk to your children, and you don't even know where your children are. That's unacceptable. How dare you go into the Bible when you're trying to save your own rear end, your own job, Mr. Sessions. That's what you're doing. और शुमाल मशरिकी नाइजीरिया के बोर्नो सूबे में धमाके में 13 अफराद हलाक हो गए। हमले के लिए शिद्दत पसंद तंजीम बोको हराम को जिम्मेदार माना जा रहा है। मकामी लोगों के मुताबिक गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान होने वाले ये सबसे बड़ा हमला है। और एनी शाहदीन का यह कहना है कि डाम्बोआ इलाके में मकामी वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे के करीब रॉकेट के जरिए हमला किया गया। शदीद तौर पर जख्मियों को इलाज के लिए सूबाई राजधानी बोर्नो में दाखिल किया गया। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता कई सालों से बोर्नो सूबा बोको हराम और नाइजीरियाई सिक्योरिटी फोर्स के दरमियान होने वाले पुरतशद्दुद तसादुम से सबसे ज्यादा मुतासिर है। 2009 से जारी तसादुम में अब तक 30,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 20 लाख से ज्यादा लोग नक्ल मकानी कर चुके हैं। इसके कबल मई में हुए हमले में 20 अफराद हलाक हुए थे। एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द होते हैं हाजिर। और अब बात फीफा वर्ल्ड कप की। 2018 के अपने पहले मुकाबले में गैर मुतवक्के तौर पर मैक्सिको के हाथों मिली शिकस्त के बाद डिफाइड चैंपियन जर्मनी की टीम पर सवाल उठने लगे हैं। 1982 के बाद यह पहला मौका है जब जर्मनी को अपने पहले ही मैच में हार का सामना करना पड़ा और यह एक बड़ा उलटफेर भी माना जा रहा है। उस वक्त अल्जीरिया की टीम ने जर्मनी को 2-1 से शिकस्त दी थी। हार के बाद टीम के कई सीनियर खिलाड़ियों की फिटनेस और फॉर्म पर सवाल उठने लगे हैं और स्टेडियम में मैच शुरू होने से कबल शायद ही किसी ने मैक्सिको की जीत की उम्मीद की थी, लेकिन पहले हाफ में कई ऐसे मौके आए जब मैक्सिको की फॉरवर्ड लाइन से जर्मनी डिफेंस में दरार पैदा कर दी और 36वें मिनट में काउंटर अटैक पर जेवियर हर्नांडेज ने मैट्स ह्यूमल्स और समी खदारिया पूरी तरह से बेबस दिखाई दिए और हेरविंग लोजानो ने इसका पूरा फायदा भी उठाया और आखिर में यही गोल फैसला कुन भी साबित हो गया। जर्मनी को बराबरी का मौका तो मिला, लेकिन टोनी क्रूज का शॉट गोल पोस्ट से टकराकर निकल गया। उसके बाद भी जर्मनी ने बराबरी की बहुत कोशिश की, लेकिन खराब फिटनेस के सबब उन्हें कामयाबी नहीं मिली। आलमी कप में जर्मनी की यह सिर्फ दूसरी जीत है। अगले दौर में पहुंचने के लिए जर्मनी को अब ग्रुप एफ के अपने दोनों हरीफ स्वीडन और जनूबी कोरिया को शिकस्त देनी जरूरी होगी। और वहीं ग्रुप ई में साबिक चैंपियन और खिताब की मजबूत दावेदार ब्राजील की टीम भी मुतनाज़ा गोल के सबब जीत हासिल करने में नाकाम रही। स्विट्जरलैंड के खिलाफ यह मुकाबला 1-1 गोल की बराबरी पर खत्म हुआ। पहले हाफ में ब्राजील ने अपना रिवायती ज़ाहराना अंदाज अपनाते हुए कई बेहतरीन हमले किए। पहले हाफ में 20वें मिनट में काउंटिन्हो ने बेहतरीन शॉट के जरिए गोल कर ब्राजील को सबकत दिला दी। 25 यार्ड की दूरी से लिए इस शॉट को गोलकीपर सिर्फ देखते ही रह गए। दूसरे हाफ में जुबैर ने कॉर्नर किक पर हेडर के जरिए गोल कर स्विट्जरलैंड को बराबरी लेकिन दिला दी।
आखिरी लम्हे में रॉबर्टो फर्मिनो ने लीड लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन स्विस गोलकीपर यान सोमर ने इसको नाकाम कर दिया और वो उसे बीट नहीं कर पाए। और इसी ग्रुप के एक दूसरे मुकाबले में सर्बिया ने कोस्टारिका को 1-0 से शिकस्त देकर के ग्रुप में पहला मुकाम हासिल कर लिया। मैच का फैसलाकुन गोल खेल के दूसरे हाफ में सर्बियाई कप्तान अलेक्जेंड्रा कोलारोव ने किया और मैनचेस्टर सिटी के साबिक डिफेंडर कोलारोव ने बेहतरीन फ्री किक के जरिए गोल कर टीम को जीत दिला दी और इसी गोल ने जीत पक्की की। और हमारे साथ बात करने के लिए हैदराबाद से मौजूद हैं साबिक इंटरनेशनल फुटबॉलर विक्टर अमलराज साहब। सर, बहुत इस्तकबाल आपका जी सलाम पर। सर, इस मैच को क्या अपसेट माना जाए? जर्मनी की टीम किस पोजीशन पर कमजोर दिखाई दे रही है? देखिए, उनका जो प्लेयर्स है उसमें थोड़ा न्यू प्लेयर्स ज्यादा है। लास्ट टाइम एक ही जो क्लब में जो खेलते थे 7 आदमी जो बायर्न मुनिक खेलते थे, बायर्न मुनिक जो क्लब उनका जो मशहूर क्लब है जर्मन में है ना, वो एक ही साथ खेल के लास्ट टाइम है ना अच्छा कॉम्बिनेशन का जीत सका। इस बार उतना बेहतरीन प्लेयर नहीं है, पूरा हैंग प्लेयर्स है, उतना वो लोग ओवर कॉन्फिडेंस से मैच बहुत बुरा आ गया है। सर, लेकिन ब्राजील की परफॉर्मेंस भी एक तरीके से डिसपॉइंटेड थी। दोनों खिताब के दावेदार हैं। आपको क्या लगता है कि आने वाले मैचों में इनकी परफॉर्मेंस में ज्यादा सुधार देखने को मिलेगा? मैं ब्राजील और स्विट्जरलैंड का मैच फुल मैच देखा मैं, और जो कुटिना बेहतरीन गोल मारे उन्होंने, और उनका स्विट्जरलैंड का भी बंदा गोल अच्छा मारा। कि ब्राजील में जो कमजोरी जो ब्राजील का जो कमजोरी देखा मैं, ये अपना जो उम्मीदवार जो नेमर जो फुटबॉल प्लेयर थे उतना खास फुटबॉल नहीं खेले, वो फुल फिट नहीं है। अभी ब्राजील में है ना, अभी जो जोश, अभी जो उनका जो पेस, उनका जो स्किल, वो जो एक अमेजिंग जो बेहतरीन था वो मिस हो रहा उनका। तो ये अभी जो क्वालिफाइंग जो अभी लीग मैच है ना, हो सकता है सेकंड राउंड से है ना बहुत वो लोग अच्छा खेलेगा, उम्मीद कर रहे हैं। सर, लेकिन जो अभी तक मुकाबले हुए हैं, क्या उसमें ट्विस्ट आपको देखने को मिल रहा है, जैसा कि उम्मीद ना हो और वही हो गया हो? अभी क्या कर बोलिए आप, अर्जेंटीना आइसलैंड से ड्रा कर दिया, ब्राजील स्विट्जरलैंड से ड्रा करे, मेक्सिको जर्मन को जीत गया। इसमें कोई फेवरेट ही नहीं है। अभी ये जो ग्रुप मैच में जो चल रहा है तो तक ऐसी चलेगा, पूरा अपसेट होगा। और इस बार है ना वर्ल्ड कप में कोई फेवरेट नहीं है जनाब, समझे आप। वर्ल्ड कप में कोई फेवरेट नहीं है। अभी देखिए न्यू स्टार्स को तो पैदा होने की तो उम्मीद है। अभी तक तो सचिन जो खेल रहा है, रोनाल्डो खेल रहा है, मेसी अभी तक उतना फॉर्म में नहीं है। मेसी टू मच अंडर प्रेशर है। फिर आपका जो नेमर तो एकदम मैच उतना खास नहीं खेले, नॉट अप टू द मार्क। बोलिए, आगे किन अहम मुकाबलों पर सर नजर है आपकी? जी, आगे किन अहम मुकाबलों पर नजर है सर आपकी? अब देखिए, अभी तो ये जो लीग मैच चल रहा ना, अभी तो हम जस्ट वही कर रहे हैं। अभी ये तो वो लोग की जीतेंगे, कौन सा यूरोप और साउथ अमेरिका, ये लोग की जीत सकते हैं वर्ल्ड कप। एशिया टीम का तो उतना उम्मीद नहीं है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए हमारे साथ इस बातचीत के लिए सर। और अगर आज की बात करें तो आज देर रात इंग्लिश टीम अपने ट्यूनीशिया के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज करेगी। रैंकिंग के लिहाज से इंग्लैंड की टीम को फेवरेट करार दिया जा रहा है, लेकिन गुज़िश्ता 2 दिनों के अंदर जिस तरह के नताइज सामने आए हैं, उसके बाद कोई भी टीम अपने हरीफ को कम करके आंकने की भूल नहीं करेगी। गुज़िश्ता आलमी कप और यूरो कप में इंग्लिश टीम ग्रुप स्टेज से भी आगे नहीं बढ़ पाई थी, लेकिन नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल इंग्लैंड को इस दफा मजबूत हरीफ माना जा रहा है। रहीम स्टर्लिंग, लेकिन साबिका रिकॉर्ड के पेश नजर इंग्लिश फैंस भी अपनी टीम पर बड़ा दांव लगाने से कतरा रहे हैं। बाजुओं के 2006 के बाद से इंग्लैंड ने नॉकआउट राउंड का कोई मुकाबला नहीं जीता है। और अगर मंगल को होने वाले
अब मुकाबलों की बात करें तो मंगल को आलमी कप में कुल 3 मुकाबले खेले जाएंगे। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको तीनों मुकाबले की जानकारी दे दें। ग्रुप एच में जहां कोलंबिया का मुकाबला एशियाई बर्र-ए-आज़म की मजबूत तरीन टीम जापान से होगा। ग्रुप के दूसरे मैच में पोलैंड का सामना अफ्रीका के सेनेगल से होगा। दिन का आखिरी मुकाबले में मेजबान रूस का सामना मिस्र से होगा। पहले मैच में सऊदी अरब के खिलाफ शानदार जीत दर्ज करने के बाद मेजबान टीम के हौसले बढ़े हुए हैं। वहीं मुकाबले में बने रहने के लिए मिस्र को यह मुकाबला जीतना बेहद जरूरी है। वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। बने रहिए जी सलाम के साथ।